स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अवांटगार्ड में। आज हम बात करेंगे एनएफटी न्यूट्रिशन फिल्म टेक्निक हाइड्रोपोनिक सिस्टम के बारे में। एनएफटी सिस्टम के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एनएफटी हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता क्या है। यह मिट्टी रहित खेती की एक प्रणाली है जहाँ पौधों की जड़ों में लगातार बहती हुई न्यूट्रिशन की फिल्म या पतली परत को ग्रोइंग चैनल में फ्लो कराया जाता है। इस न्यूट्रिशन में पौधों के विकास के लिए सारे जरूरी तत्व मौजूद होते हैं जिन्हें पौधे एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रोथ करते हैं। अब बात करते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो सिस्टम पे नज़र डालते हैं। यहाँ ग्रोइंग चैनल है जिसे किसी एंगल या स्लोप पे किसी रैक या बेंच के सपोर्ट के ऊपर रखा जाता है ताकि ग्रेविटी की मदद से पानी ग्रोइंग चैनल के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँच जाता है। अब यहाँ से एक्सेस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रिटर्न हो जाता है दूसरे चैनल में, जहाँ से वो पूरे सिस्टम में रिसर्कुलेट होता है। अब पौधे नेट कप्स में लगाकर ग्रोइंग चैनल के ऊपर रखे जाते हैं, जहाँ पौधों की जड़ें चैनल में नीचे की ओर लटकती हैं, जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की लगातार बहती हुई फिल्म के संपर्क में आते हैं और सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स की पतली परत पौधों की जड़ों को डुबोती नहीं है, जिससे जड़ों का कुछ हिस्सा ड्राई रहता है, जिससे पौधे चैनल में पैदा हुई ह्यूमिडिटी से ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब बात करते हैं एनएफटी सिस्टम कैसे बनाएं। एनएफटी सिस्टम बनाने के बहुत तरीके हैं। हर डिज़ाइन जगह और कौन से पौधे हैं उन पर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हर डिज़ाइन में कॉमन है और ज़रूरी हैं। तो पहला कंपोनेंट है एनएफटी चैनल। एनएफटी सिस्टम में ट्रे के बजाय एनएफटी चैनल या ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। एनएफटी चैनल की लंबाई ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अगर चैनल को ज़्यादा लंबा बना दिया तो चैनल के दूसरे एंड तक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्लो होकर तो जाएगा, पर उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। क्योंकि रिसर्कुलेशन लंबे चैनल में काफ़ी देर बाद होगा, इसलिए पहले एंड के तरफ के जितने भी पौधे होंगे वो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर चुके होंगे, इसलिए जो लास्ट के एंड के पौधे होंगे उन तक न्यूट्रिएंट कम पहुंचेगा। इस कारण से चैनल लंबे के बजाय एक के ऊपर एक या पैरेलल डिज़ाइन किए जाते हैं। हाँ, पर लंबे चैनल का भी विकल्प है। अगर हम चैनल के बीच बीच में न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट पाइप लगा दें तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा कंपोनेंट है वाटर पंप। छोटे एनएफटी सिस्टम के लिए एकदम सिंपल पंप जैसे कूलर वाली पानी की मोटर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यदि कमर्शियल सिस्टम है तो हैवी ड्यूटी पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरा कंपोनेंट है रिजर्वायर। रिजर्वायर यानी जलाशय। जलाशय हमें पीवीसी प्लास्टिक मटेरियल का, गहरा रंग का और लाइट प्रूफ रखना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट के रिजर्वायर में काई का विकास होता है, और यदि पीवीसी प्लास्टिक में भी हल्के रंग या पारदर्शी मटेरियल का उपयोग किया गया तो उसमें भी काई का विकास होगा। रिजर्वायर में हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन स्टोर करते हैं, इसलिए कम से कम हफ्ते में एक बार रिजर्वायर की सफाई करनी चाहिए। हम कीटाणुनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं सफाई के लिए। चौथा कंपोनेंट है एयरलाइन ट्यूबिंग। ट्यूबिंग हमें गहरा या काला रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हल्के रंग में काई का विकास हो जाता है, जो पौधों के विकास के लिए नुकसानदेह है। पांचवा कंपोनेंट है एयर स्टोन और एयर पंप्स। रिजर्वायर के सॉल्यूशन में छोटे छोटे बबल्स बनाने के लिए हमें एयर स्टोन की ज़रूरत पड़ती है। ये बबल्स पानी में घुल जाते हैं और पौधे इनसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अच्छी ग्रोथ करते हैं। वहीं एयर पंप्स एयर स्टोन में से बबल्स पैदा करने में मदद करते हैं, जिससे सॉल्यूशन का एरेशन होता है। एयर पंप्स हम एक्वेरियम वाला यूज़ कर सकते हैं छोटे सिस्टम के लिए। अब लास्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, ग्रोइंग मीडियम। ग्रोइंग मीडियम मिट्टी से अलग एक ऐसा पदार्थ होता है जो पौधों को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रोइंग मीडियम कई प्रकार के होते हैं, जैसे पीट मॉस, रॉक वूल, ग्रेवल्स, कोको कॉयर्स, फेनोलिक फोम, सॉडस्ट, सैंड और भी कई प्रकार के होते हैं। अब एक ज़रूरी पैरामीटर पे बात करते हैं, वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और पीएच को कंट्रोल करने में मदद करती है, और अगर ये कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल हो जाए तो हमारा सिस्टम इफ़िशिएंटली काम करता है। वाटर का टेम्परेचर हमें 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें 3 डेसीसीमन पर मीटर से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। टीडीएस हमें 1800 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा और 480 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं रखना चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और टीडीएस की मात्रा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में बनाए रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स में उपयोग होने वाले कुछ एलिमेंट्स की परमिसिबल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे जिंक 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोरॉन भी 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सोडियम 180 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
क्लोराइड 70 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मैग्नीशियम 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन का पीएच हमें 5.5 से 6.5 के बीच में रखना चाहिए। अगर इन एलिमेंट्स की प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू में उतार चढ़ाव हो जाए तो पौधों की ग्रोथ पे असर पड़ता है। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो सॉल्यूशन सैलाइन हो जाएगा, जिससे पौधों की जड़ों में सॉल्ट का बिल्डअप होगा, जो पौधों के विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाए तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का सामना करना पड़ता है पौधों को। अब बात करते हैं एनएफटी सिस्टम क्यों चुने, इससे क्या लाभ है। तो और किसी तकनीक के ऊपर इस तकनीक को अपनाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे इसे आसानी से और सस्ते में बनाया जा सकता है और इसकी मेंटेनेंस भी आसानी से हो जाती है। इसके अलावा ये सिस्टम किसी भी स्थान और पौधों की आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है। इस सिस्टम में हमें ग्रोइंग मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पानी धीरे धीरे और पतली धारा में बहता है चैनल में, तो पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। रिसर्कुलेशन सिस्टम की वजह से पानी भी बहुत कम मात्रा में खर्च होता है और साथ ही न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में न्यूट्रिशन जो हम लोग मिलाते हैं वो भी काफ़ी कम मात्रा में खर्च होता है। इस सिस्टम में टाइमर्स और वाटरिंग साइकिल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम है। एक फ़ायदा और है इसमें, हम हर एक पौधे को, उनकी जड़ों को आसानी से किसी भी रोग के लिए जांच कर सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं। तो इतने सारे फ़ायदों के साथ कुछ असुविधाएं भी जुड़ी होती हैं, जैसे इसका एक नुकसान बिजली पर निर्भरता है, क्योंकि एक तो पंप 24 घंटे चलता रहता है कंटिन्यूअस फ्लो में। ऊपर से अगर पंप ख़राब हो गया या बिजली ख़राब हो गई तो पौधों की जड़ें सूख जाती हैं और 1-2 घंटे में पौधे ख़राब हो जाते हैं। इस सिस्टम में हम ज़्यादा फल वाले पौधे नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़्यादातर फल और फूल वाले पौधे को कभी कभी शुष्क वातावरण की ज़रूरत होती है, जो कि एनएफटी सिस्टम के कंटिन्यूअस फ्लो में ख़राब हो सकते हैं। अब बात करते हैं कौन से पौधे एनएफटी सिस्टम के लिए सूटेबल हैं। इस सिस्टम में हल्के वजन वाले, कम रूट्स वाले और जल्दी हार्वेस्ट होने वाले पौधों को कल्टीवेशन के लिए प्रीफर करना चाहिए। पर अगर आपको ज़्यादा फल वाले पौधे जैसे टमाटर, खीरा, खरबूजा को ग्रो कराना है तो आपको इनके लिए सेल्फ सपोर्ट सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, यानी क्लिम्बिंग प्लांट के सपोर्ट के लिए फ्रेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि रूट्स जिस मीडियम में होती हैं वो इतने फलों का वजन नहीं सह सकते हैं। बाकी लगभग हम सारे क्रॉप्स कर सकते हैं, पर ज़्यादातर साग सब्जी वाली क्रॉप्स को ही इसमें प्रीफर किया जाता है। एनएफटी सिस्टम का इस्तेमाल हम स्पीडी रिजल्ट्स के लिए कर सकते हैं, तथा भविष्य में जो फसल हमें उगानी है उसके लिए बीज का रोपण भी इस सिस्टम में किया जा सकता है। बस इसके लिए ग्रोइंग मीडिया के हिसाब से चैनल का फ्लो रेट कम और फिल्म का वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ता है। इस तरह रूटिंग मेथड आपके क्रॉप की प्रोडक्शन साइकिल को बढ़ा देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरे एनएफटी सिस्टम को समझने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।